तो सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं पुरानी लेक्चर्स के ऊपर कि हम एक फंक्शन को पहले डिफाइन या कॉल किस तरह करते हैं, और फिर उसी के अंदर हम आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स को भी देख लेते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने एक ग्लोबल फंक्शन डिफाइन किया था। यहाँ तक चीज़ जो है ये हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस की थी कि ये फंक्शन आप क्या करता है, दो वैल्यूज़ को सम अप करता है। और यहाँ पे हम किसी फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, यहाँ पे आप देखें हम क्या करते हैं, उसी फंक्शन का नाम लिखते हैं सिंपल, ठीक है। और फिर इसके बाद इसके डबल कोट्स। तो ये जो फंक्शन है ये कंपाइल करते हैं, और इसमें हमने कोई एरर की है, इंट y इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने नहीं लिखा, ठीक है। तो अब इसको सबसे पहले हमने कंपाइल किया, और अगेन यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं लगाया तो एरर आ गया। अगेन इसको हम कंपाइल करते हैं, और अब इसमें किसी भी तरह का कोई एरर नहीं है, और इसकी आउटपुट आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि द सम ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 25 विच इज एग्जैक्टली द करेक्ट आंसर। तो ये थी पिछले लेक्चर की चीज़ कि आप एक फंक्शन को यहाँ से यहाँ तक आप देखें, ये हमने एक फंक्शन को अपनी तरफ से क्रिएट किया, और इसके अंदर हमने कोड लिखा कि ये फंक्शन ये वाला काम करेगा कि दो वैल्यूज़ को जो है सम अप करेगा। और यहाँ से हमने इसको कॉल किया, तब ये प्रिंट हो गया। जब तक आप इसको कॉल नहीं करेंगे ये अपनी तरफ से कुछ नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आप इसको कमेंट आउट करके दोबारा कॉल हमने ख़त्म किया, अब इसको कंपाइल करके चेक करते हैं कि क्या ये सम प्रिंट कर रहा है या नहीं। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं हमारे पास इसकी कोई आउटपुट रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन के अंदर जो कोड है ये तब तक एग्जीक्यूट नहीं होता जब तक आप इसको कॉल नहीं करेंगे। तो यहाँ से इसको हमने कॉल आउट किया। अब आते हैं आज की टॉपिक के ऊपर कि अब हम आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर्स ये क्या होते हैं, और किसी भी फंक्शन के अंदर आप बाहर से कोई वैल्यू किस तरीके से पास ऑन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ आप इस फंक्शन के अंदर देख सकते हैं x की वैल्यू जो 5 है और y की वैल्यू जो 20 है, यहाँ पर हम इसको डिफाइन भी कर रहे हैं। अब मैं इसको अगर चाहूँ तो ये मैं बाहर से भी पास ऑन कर सकता हूँ, यानी इस फंक्शन के अंदर खुद ये वैल्यूज तो नहीं होंगे, लेकिन ये कहीं बाहर से इसके अंदर आ सकते हैं, और इसको हम कहते हैं पासिंग ऑफ वैल्यूज, ठीक है। किसी फंक्शन को वैल्यूज पास करना, ठीक है। तो ये किस तरह करेंगे, सबसे पहले मैं इन 5 और 20 को बाहर से पास ऑन करूँगा। तो कैसे किया जाएगा इस चीज़ को देखें। इसके लिए सबसे पहले आप आ जाएंगे अपनी फंक्शन के ऊपर जहाँ से आप इसको कॉल करते हैं, और इसी फंक्शन के अंदर आप उन वैल्यूज़ को लिखें जो आप पास करना चाहते हैं। जैसे कि 5 में पास करने वाला था, और फिर इसके बाद हम क्या पास करने वाले थे, 20 को भी पास ऑन करना चाहते थे। तो इन दो वैल्यूज़ को अब मैं पास कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, क्योंकि अब यहाँ से पास करना, हाँ, यहाँ लिखना इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब हम इसको यहाँ से भेज रहे हैं। अब यहाँ से जब आप कोई भी वैल्यू पास ऑन करते हैं तो इसको रिसीव किस तरह किया जाएगा ये भी आप देखें। रिसीव करने के लिए आप उसी फंक्शन के हेड में आएंगे, और यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके पास कौन सी वैल्यूज़ आप पास कर रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ 5 एंड 20 पास कर रहा हूँ, तो सबसे पहले आप इसकी नेचर को देखें। दे बोथ आर इंटीजर टाइप वैल्यूज। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, इंट लिखना पड़ेगा, और फिर कोई भी वेरिएबल आप लिखें, एक्स लिखें फॉर एग्जांपल, फिर कॉमा, फिर इंट, फिर वाई, ठीक है। और इस तरह से अब ये होगा इस तरह कि आप जो वैल्यू यहाँ से पास करेंगे इनमें फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी एक्स के अंदर स्टोर होगी, और ये जो सेकेंड वैल्यू है ये वाई के अंदर स्टोर होगी। इसको आप यूँ भी समझ लें कि जो वैल्यू आप यहाँ से पास करते हैं, ठीक है, अगर आप इंटीजर वैल्यू पास करेंगे तो इधर आपने इंटीजर टाइप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है। इसी तरह अगर आप यहाँ से फ्लोटिंग टाइप वैल्यू पास करते हैं तो आप यहाँ से, चलो मैं ऐसा कर लेता हूँ कि एक वैल्यू फ्लोट कर देते हैं, ये 20 को मैं 20.5 कर लेता हूँ। तो अब इसकी जो रिसीवर इन पे वेरिएबल है उसका नेचर आप यहाँ चेंज करें, और यहाँ पे आप लिखें फ्लोट, ठीक है। और ये जो अब इन दोनों का सम होगा तो वो 70.5 होगा, यानी इसकी जो आउटपुट रिजल्ट आती है वो भी एक फ्लोटिंग टाइप होगी। तो यहाँ 8 का नेचर भी मैं चेंज करूँगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा फ्लोट। अब इस सिनारियो को आप देखें, और यहाँ से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जहाँ से आप वैल्यूज़ पास करते हैं, जो वैल्यूज़ आप पास करते हैं सबसे पहले उसको आप देखें, इसको हम कहते हैं आर्गूमेंट्स। तो जो वैल्यू आप पास करते हैं वो आर्गूमेंट्स कहलाते हैं, और ये आर्गूमेंट जहाँ जाते हैं और जहाँ स्टोर किए जाते हैं उसको हम पैरामीटर्स कहते हैं।
तो आप मल्टीपल आर्गूमेंट्स पास करते हैं और इसके लिए आपको यहाँ मल्टीपल पैरामीटर्स लिखने पड़ेंगे। अगर आपके पास आर्गूमेंट्स 2 है, 3 है, 5 है, 10 है, तो आपको पैरामीटर भी उसी हिसाब से लिखने पड़ेंगे। लेकिन ये चीज़ आप याद रखें कि अगर आपकी फर्स्ट वैल्यू इंटीजर है तो आपके फर्स्ट पैरामीटर का टाइप भी इंटीजर टाइप होना चाहिए। अगर आपके सेकंड पैरामीटर फ्लोट है तो उसकी सेकंड पैरामीटर का अगर आपका सेकंड आर्गूमेंट फ्लोट है तो उसके बाद आपके यहाँ सेकंड पैरामीटर भी फ्लोटिंग नेचर का होना चाहिए। इसी तरह करेक्टर के लिए करेक्टर और एरे के लिए आप एरे टाइप का लिखें, ठीक है। लेकिन आप ये याद रखें कि हर एक आर्गूमेंट के लिए कोई ना कोई पैरामीटर चाहिए होता है। तो ये आपके आर्गूमेंट्स टू पैरामीटर्स, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि एक्स और वाई की वैल्यूज हमने यहाँ डिक्लेयर नहीं की हुई है, इसके बावजूद हमारा जो सम अप है वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। तो ये कंपाइल और अब इसको हमने रन किया और रन करने के बाद आप देखें 25.5 हमारे पास आ चुका है। इट मीन्स दैट कि अब हमने सही किया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपने इंटीजर और फ्लोट टाइप की वैल्यूज पास किए, आपने यहाँ पे रिसीव किए। तो रिसीविंग एंड पे जो भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं उसको हम पैरामीटर कहते हैं और जो आप सेंड करते हैं उसको हम आर्गुमेंट्स कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ से करेक्टर भी पास ऑन कर सकते हैं। करेक्टर वैल्यू आप कैसे पास ऑन करेंगे देखें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं करेक्टर वैल्यू पास करता हूँ ए, लेकिन एक करेक्टर किस तरह लिखते हैं सिंगल कोट्स में, तो यहाँ पे आप ए पास करें और करेक्टर को रिसीव करने का जो मैकेनिज्म है उसके लिए आप ये करेंगे, यहाँ पे जिस तरह हम इंटीजर के लिए इंट लिखते हैं, फ्लोट के लिए फ्लोट लिखते हैं, तो करेक्टर के लिए हम कैर लिखेंगे और जिस वेरिएबल में आप इसको स्टोर करना चाहते हैं उसको कोई नाम दे दें आप। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम रखता हूँ ए बी सी, ठीक है। तो ए बी सी नाम का जो करेक्टर है उसमें ये स्टोर हो जाएंगे। अब इसको प्रिंट करने के लिए मुझे अलग सा एक प्रिंट मैसेज लिखना पड़ेगा। तो प्रिंट एफ लिखते हैं, प्रिंट एफ, और इसके बाद हम लिखते हैं कि दी करेक्टर यू पास्ड इज पर्सन सी लिखते हैं। करेक्टर को प्रिंट करने के लिए हम पर्सन सी लिखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट करें और फिर इसके बाद आप यहाँ किस वेरिएबल में आपने इसको स्टोर किया है उस वेरिएबल का नाम लिखें जो है ए बी सी। तो अब आप देख सकेंगे कि हम इसको प्रिंट करते हैं और यहाँ पर हमने सेमीकोलन मिस किया हुआ है तो एरर आ गया। चलो आप दोबारा कंपाइल करके चेक करते हैं और यहाँ पर इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से जो आर्गुमेंट आप पास कर सकते हैं ये किसी भी टाइप का नेचर का हो सकता है, कोई एरे भी हो सकती है। अब एरे किस तरह हो सकती है देखिए, मैं एक करेक्टर एरे या इंटीजर एरे, ये डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि आपको पता है कि एरे इज ए सेट ऑफ सिमिलर डेटा। तो सिमिलर डेटा में या तो आपके सारे इंटीजर्स होंगे या फिर सारे आपके करेक्टर्स होंगे या फिर सारे आपके फ्लोटिंग नंबर्स होंगे। तो मैं एक करेक्टर एरे पास करता हूँ। करेक्टर एरे मीन्स दैट नेम ऑफ समथिंग लाइक द नेम असद, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से असद पास कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ करेक्टर है, ए है, फिर एस, फिर ए, फिर डी, ठीक है। तो ये एक ग्रुप ऑफ करेक्टर बनता है जिसको हम एरे कहते हैं। अब यहाँ से मैं इसको पास ऑन कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि ये किस तरह मैं पास ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ को भी आप साथ साथ नोट करते जाएं। इंटीजर फ्लोट आपने नॉर्मल लिखने हैं। जिस तरह हम कोई भी नंबर लिखते हैं, करेक्टर पास करने के लिए आपको सिंगल कोट में इसको इनक्लोज करना पड़ता है और एक करेक्टर एरे को पास ऑन करने के लिए आपको डबल कोट्स में यूज करना पड़ेगा। अब आपने यहाँ भी देखा कि एक इंटीजर को रिसीव करने का क्या सिनारियो है, फ्लोट को रिसीव करने का सिंटैक्स क्या है और करेक्टर वेरिएबल को रिसीव करने का सिंटैक्स क्या है। अब आप आगे जाएं और यहाँ पे लिखें कि एक एरे को स्टोर करने का क्या सिनारियो बनता है। क्योंकि एरे बाय नेचर एक सेट ऑफ करेक्टर्स होता है, ठीक है, या सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन कि आप कौन सा एरे पास कर रहे हैं। अब चूंकि यहाँ पर मैं एक करेक्टर एरे पास कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इसकी नेचर लिखूंगा एयर टाइप का। अगर मैं इंटीजर्स पास कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 इस तरह, तो फिर एक सेट को रिसीव करने के लिए मैं इंट टाइप लिखूंगा। अब कैर लिखने के बाद आपने नेम अपना एरे लिखना है, कोई नेम रखना है एरे का। जैसे कि मैं इसका नाम रखूंगा A1 और आपको पता है कि एरे को डिक्लेयर करने का क्या सिंटैक्स है, इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट जरूर लिखा जाता है। अब यहाँ से हमने एरे पास किया, यहाँ हमने एरे रिसीव किया, ठीक है। अब इसको प्रिंट भी करना है ताकि हमें पता चले कि पास हो भी रहा है या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हम ये लाइन कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम
इसमें सिर्फ ये मॉडिफिकेशन करते हैं कि दी कैरेक्टर की जगह हम लिखेंगे कि दी एरे यू हैव पास्ड इज %c, चूंकि एक सिंगल कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं। आप स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए % लिखेंगे और यहाँ पे उस एरे का नाम भी लिखना पड़ेगा। क्योंकि इस एरे का नाम है ARR1, तो यहाँ पे हमने इसको भी लिख लिया। आप देखें पहले दो मैसेजेस आ रहे थे कि सम ऑफ x एंड y इज इक्वल टू एंड द कैरेक्टर यू पास्ड इज a। अब इसके नीचे आना चाहिए कि दी एरे यू पास्ड इज %। ठीक है, आप चेक करें। सबसे पहले कंपाइल करते हैं और अब इसको रन करके देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर दी एरे यू पास्ड इज इक्वल टू %। ठीक है, यहाँ पर आप देखें। तो इस तरह हम किसी भी वैल्यू को पास कर सकते हैं टू एनी फंक्शन। ठीक है, आपने देखा इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, एरे टाइप की वैल्यूज हम कैसे पास ऑन कर सकते हैं टू अ फंक्शंस। तो जो वैल्यूज आपने पास की, एक्चुअल में प्रोग्रामिंग के अंदर हम इसको आर्गुमेंट्स कहते हैं, और जहाँ जहाँ हम इसको स्टोर करते हैं उस वेरिएबल्स को हम पैरामीटर्स कहते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आप रन टाइम के ऊपर इन वैल्यूज़ को डिफाइन करो। ठीक है, ये सब भी हो सकता है कि ये वैल्यूज़ आपने ऑलरेडी पहले से डिफाइन की हुई है, इस वेरिएबल के अंदर आपने इसको स्टोर किया हुआ है। ठीक है, और उसको आपने कैसे पास करना होगा क्या, जैसे कि यहाँ पर मैं इंट x इज इक्वल टू 5, फिर आता हूँ इंट y के लिए ये 20 को पास ऑन करने के लिए सबसे पहले मैं इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहता हूँ। ठीक है, चलो इसका मैं नाम लिखता हूँ f। ठीक है, फिर नीचे आते हैं फ्लोट। ठीक है, और इसके बाद हम इसका नाम रख लेते हैं g। इसके अंदर स्टोर करते हैं 20.5, और ये फिर इसके बाद आते हैं एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल लेते हैं g के बाद इसका नाम रखते हैं h, और इसमें हम स्टोर करते हैं a। फिर आगे जाते हैं और एक एरे डिफाइन करते हैं, कैरेक्टर टाइप का एरे, जिसका नाम होगा नेम। ठीक है, और इसके अंदर हम वैल्यू असाइन करते हैं नेम, और ये स्क्वायर ब्रैकेट, फिर इसके बाद इज इक्वल टू और डबल कोट्स के अंदर अपना नाम। ठीक है, और इस तरह ये चीज़ें हमने पहले से डिफाइन कर ली है। ठीक है, अब इन पहले से ये वैल्यूज तो हमने रन टाइम पे यहाँ पे डाली हुई है, पहले से हमने कोई वैल्यू डिफाइन नहीं की थी। ठीक है, अब अगर मैं इन प्री डिफाइंड वैल्यूज को पास ऑन करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँगा, तो सिंपल है, जहाँ जहाँ पे हमने इनको लिखा है उसी की जगह उनके वेरिएबल्स के नाम लिखे जाएंगे। जैसे कि 5 को स्टोर किया गया है इन द वेरिएबल f, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा f। और फिर इसके बाद 20.5 को स्टोर किया गया है इन द वेरिएबल g, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा g। इसी तरह कैरेक्टर्स को आप देखें वो स्टोर किया गया है इन द वेरिएबल h, तो यहाँ पे हम लिखेंगे h। और इसी तरह ये जो कैरेक्टर एरे हमने पास किया था, अब इसके वेरिएबल का नाम है जी नेम, यानी नेम ऑफ द एरे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, पास करते हैं नेम। तो आपने देखा कि आप सबका नेचर ऑफ पासिंग सेम हो गया, कोई डबल कोट्स और कोई सिंगल कोट वगैरह नहीं लिखने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि अभी पहले से ही हमने इसको डिक्लेयर किया हुआ है। अब इसको हम कंपाइल करके चेक करते हैं और अब देखेंगे कि इसके आउटपुट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट अब भी वही आ रहे हैं जो पहले से हमने देखे थे। तो इसका मतलब ये है कि आप जब भी आर्गूमेंट्स को पास करते हैं, या आप डायनेमिकली यानी रन टाइम पे भी दे सकते हैं, या प्री डिफाइंड वैल्यूज है अगर कोई, तो उसको भी आप इस तरीके से पास ऑन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ हम चेक करने की कोशिश करने रहते हैं, और वो ये है कि क्या अब हमें यहाँ पे इन आर्गूमेंट्स को लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, हटाऊंगा नहीं, एक नए लाइन के ऊपर लेके आते हैं, और इसके अंदर आप जो कुछ भी हमने एज ए पैरामीटर डिफाइन किया हुआ है इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, अब कमेंट आउट करने के बाद क्या होता है आइए देखते हैं। सो जब हमने इसको कंपाइल किया, इधर आ रहा है कि जो वेरिएबल्स है दे आर नॉट डिक्लेयर्ड। ठीक है, इन दिस फंक्शन, यानी इसके लिए ये बिल्कुल नए चीज़ें हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको पैरामीटर हर हाल में लिखने होंगे। हाँ, अगर आपने यहाँ पे डायनेमिक वैल्यू पास की है या आपने प्री डिफाइंड वैल्यू पास की है, आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देखिए, दोबारा मैं इसको कंपाइल करता हूँ और हमने इसको रन किया, और अब आप देख सकते हैं एवरीथिंग इज सेट।
ठीक है। तो इससे इसी तरह हम किसी भी फंक्शन के अंदर वैल्यू पास कर सकते हैं, और जो वैल्यूज़ हम पास करते हैं उसको हम आर्गुमेंट्स कहते हैं। जो वैल्यूज़ हम पास करते हैं और किसी टारगेट के ऊपर नए वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करते हैं तो उसको हम कहते हैं पैरामीटर। जैसे कि यहाँ पर ये जो x है, ये जो y है, ये जो abc है, ये जो array1 है, ये सारे वेरिएबल्स हमारे पास कहलाते हैं पैरामीटर्स, और यहाँ से जो हम पास करते हैं दे आर कॉल्ड आर्गुमेंट्स। ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, और उम्मीद करता हूँ कि आज के इस लेक्चर से आपने ज़रूर ये चीज़ें सीखी होंगी कि हम एक फंक्शन के अंदर वैल्यूज़ पास कैसे करते हैं, और फिर इसके अंदर हम दूसरे फंक्शन के इन पर हम इसको स्टोर कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें आज की इस लेक्चर में आपने देखी होगी, उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम रिटर्न वैल्यूज़ को किस तरह अपने मकासद के लिए यूज़ करेंगे, और इसको हम डिफरेंट तरीक़ों से कैसे हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आगे इसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी देखेंगे, लेकिन तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा।